हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स में आप पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स, फर्स्ट सेमेस्टर में आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं अर्थात यांत्रिकी। इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 3 के, जिसमें आप पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 में है लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी अर्थात गति के नियम, कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, वैसे ये क्वेश्चंस जो हैं आपको भले हिंदी में दिख रहे हो, परंतु हम हिंदी और इंग्लिश इसको दोनों भाषाओं में हम बोलकर बताएंगे ताकि आपको पूरा पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। और खास बात ये दोस्तों कि ये सभी क्वेश्चंस को इस आधार पर चुना गया है कि ये सबसे अधिक बार परीक्षा में पूछे गए हैं। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे होते हैं दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी आ सकता है, फिर भी इन क्वेश्चंस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इनके पूछे जाने के भरपूर चांसेस है। पहला क्वेश्चन लिखा है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिख करके सिद्ध करो कि F इक्वल एम ए। अर्थात यहाँ पे आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, उसको लिख करके आपको प्रूफ करना है कि F इक्वल एम ए। दूसरा है, एन कण निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र की गति का समीकरण अपने को स्थापित करना है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर द सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि दो बिंदु कणों का द्रव्यमान केंद्र उनको मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है तथा द्रव्यमान केंद्र से कणों की दूरियों का अनुपात उनके द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपात में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा वाला। आप इसको बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, इसके पूछे जाने के भरपूर चांसेस है। इंग्लिश में अगर इस क्वेश्चन को अगर अपन समझें तो ये होगा कि जैसे देखो यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पार्टिकल्स बोल दो या पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलो। तो दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, तो इन दोनों पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो दोनों को मिलाने वाली लाइन में ही कहीं ना कहीं होगा। देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को अपने सीएम लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब एक खास बात सुनिए, अगर मान लीजिए ये दोनों पार्टिकल्स जो आजू बाजू रखे, अगर उनका मास मान लो बराबर है, अर्थात अगर इनका द्रव्यमान बराबर है, तब ऐसी स्थिति में ये सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट बीच में होगा, दोनों के एग्जैक्ट बीच में होगा। परंतु यदि दोनों के मासेस यानी दोनों पार्टिकल्स के मासेस अगर इक्वल नहीं है, तो समझ लीजिए कि सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट बीच में नहीं होगा, वो किसी एक तरफ सरका होगा। अब प्रश्न ये उठता है किस तरफ सरका होगा, तो जो पार्टिकल भारी होगा ना दोस्तों, ये उसी तरफ सरका होगा। अगर ये पार्टिकल ज्यादा भारी है तो ये सेंटर ऑफ मास उधर उधर होगा, ठीक है, एग्जैक्ट सेंटर में ना होकर उस तरफ होगा। और दोस्तों ये बहुत सरल सा कंसेप्ट है, आप इसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक लकड़ी या एक छोटी सी छड़ी या डंडी लीजिएगा और आइट साइड पत्थर बांध दीजिएगा या कुछ भार लटका दीजिएगा। अगर आप दोनों तरफ भार सेम रखते हैं, उसके बाद एक उंगली या दो उंगली से पकड़ करके इस छोटी सी लकड़ी को, इस छड़ी को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक वैसे जैसे अभी हम पेन को ऐसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो मैं पेन को ऐसे बैलेंस कर रहा हूँ ना, ये देखो ऐसे, तो गिर गया। जैसे दो उंगली से बैलेंस कर रहा हूँ मैं, ये ऐसे, ठीक है। अब ये ऐसे ही आप अगर कोशिश करें तो ये एक उंगली से भी बैलेंस हो जाएगा। अगर सोचिए जरा, पेन के दोनों किनारों में अगर मास बराबर है तो एग्जैक्ट बीच में रखने पर ये पेन बैलेंस हो जाएगी। परंतु मान लीजिए अगर एक साइड भार ज्यादा है, एक साइड भार कम है, तो ऐसी स्थिति में आप एग्जैक्ट सेंटर से अगर उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो नहीं होगा, मतलब बैलेंस नहीं होगा। अब आप प्रश्न पूछेंगे कि सर अगर मान लो दोनों तरफ मास बराबर नहीं है, एक तरफ मास ज्यादा एक तरफ मास कम है, ऐसी स्थिति में वो कैसे बैलेंस होगा? तो आप खुद सोचो, जैसे मान लो एक तरफ भार ज्यादा है और आप इधर पकड़ रहे हो इस तरफ, तो उधर ऑलरेडी भार जाता है तो और गिर जाएगा उधर। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, अगर उधर भार ज्यादा है ना, तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट सेंटर पे ना होकर के उस तरफ खिसका रहेगा। तो यही चीज अपने को यहाँ प्रूफ करना है। तो देखो, अगर मान लो इधर वाला मास ज्यादा है ना, तो सेंटर ऑफ मास जो है एग्जैक्ट सेंटर में ना होकर इधर होगा, भारी वाले की तरफ होगा, ठीक है। यही चीज अपने को प्रूफ करना है स्टेटमेंट थर्ड में, यही क्वेश्चन का कहना है। तो दोस्तों जरूर इसको अच्छे से तैयारी कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिख करके एन कण निकाय के लिए सिद्ध करना है। यानी कि हमको यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट लिखना है और उसको प्रूफ करना है फॉर द सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। साथ ही साथ इसके कोई दो एप्लीकेशन भी कीजिएगा, ठीक है। रेखीय संवेग संरक्षण नियम अर्थात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कोई दो एप्लीकेशन भी कीजिएगा, पूछे जाते हैं परीक्षा में। जैसे इसी के एप्लीकेशंस में से एक है सिंगल स्टेज रॉकेट प्रोपल्सन, यानी कि हमको यहाँ पे रॉकेट नोदन का सिद्धांत यानी रॉकेट किस तरह प्रक्षेपित किया जाता है, उसमें रेखीय संवेग संरक्षण का
का सिद्धांत मतलब किस तरह से लागू होता है, इसका फुल डेरिवेशन है, इसके बाजू में लिखा है कंप्लीट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके पूछे जाने के चांसेस है। इसको पूरे तरीके से आप तैयार कीजिएगा, इसका पूरा हर एक चीज लिखिएगा, पूरा फॉर्मूला, डेरिवेशन, सब कुछ। छठवां क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स, अर्थात संरक्षी बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हम लोग सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में क्या लिखा है, तो देखिए दोस्तों, सातवें प्रश्न में लिखा है सिद्ध करना है हमको एफ फैक्टर बराबर माइनस ग्रेडियंट यू, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने के भरपूर चांसेस है। आठवां प्रश्न है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन ग्रेविटेशनल सिस्टम। तो दोस्तों इसमें यह है कि गुरुत्वीय निकाय में आपको ऊर्जा संरक्षण किस तरह से होता है ये आपको बतलाना है। मतलब इसमें एक थ्योरम है, वो आपको सिद्ध करना है। मैंने यहाँ पे उसका फोटो बनाया हुआ है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये ऊंचाई पर है, ये मान लीजिए जमीन है। अगर उस ऑब्जेक्ट को आप फ्री फॉल कराते हैं, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक अगर उसको गिरने देते हैं, तो वो उसका जो मार्ग है ऊपर से नीचे गिरने तक का जो मार्ग है, उस मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी का योग, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव फिक्स रहता है, सदैव कांस्टेंट रहता है। और यही चीज आपको प्रूफ करना है इसमें, तो ये पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, फिर आपका 9वां क्वेश्चन है अप्रत्यास्थ संघट में ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक। देखिए दोस्तों, संघट अर्थात कोलाइजन आपने पढ़ा होगा, इलास्टिक और इनइलास्टिक। तो इलास्टिक कोलाइजन में इंपॉर्टेंट है, इनइलास्टिक कोलाइजन में इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ के जाइएगा। परंतु ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनइलास्टिक कोलाइजन में एनर्जी लॉस के लिए डेरिवेशन, ठीक है, एनर्जी कितना लॉस हुआ उसके लिए डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, अधिक बार पूछा गया एग्जाम में। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम ये नहीं कहते कि आप सिर्फ इतना ही पढ़ के जाइए तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि देखो, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस होते हैं, परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए सभी क्वेश्चंस आप पढ़ के जाइएगा। परंतु ये क्वेश्चन ज्यादा बार पूछे गए हैं, इसलिए हम इनको इंपॉर्टेंट कहते हैं। इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन ही यही है कि जो ज्यादा बार पूछे गए हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों जरूर आप इनको ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा, लेकिन इनके साथ साथ अन्य क्वेश्चंस को भी अवश्य ही ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, आपकी मदद ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस बतलाए जाएं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेलेक्ट करने में काफ़ी मेहनत लगती है, कौन-कौन से ज़्यादा बार पूछे गए हैं, नहीं पूछे गए हैं, इन सबको एक-एक चीज़ को सोच करके फिर यहाँ पे लिखना पड़ता है। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस भी लिख देंगे फिर तो इम्पोर्टेंट का महत्व क्या रह जाएगा, फिर सबको पढ़ना बोल देंगे और एकदम कम भी नहीं कर सकते। इसलिए क्वेश्चंस की मात्रा भी बराबर इतनी बनी रहे कि आपको वाक़ई में लगे कि हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये करके। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं दोस्तों, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ्स की पूरी वीडियो सीरीज बन चुकी है, चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में अवश्य देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। किसी भी प्रकार की डाउट हो, समस्या हो तो ज़रूर बेझिझक पूछिएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है दोस्तों, वहाँ से कॉन्टेक्ट करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।